उस पर मैं अपनी बयान करना चाहूँगा। मणिपुर पिछले 10 सालों में, मणिपुर हो, मिजोरम हो या उस 7 बहनें हो, एक भाई हो, भूटान है, काफी शांति से जिंदगी वहां पे गुजर रही है। जो बदलाव हम लोग ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखा वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग सेंटर पर काफी विश्वास रखना शुरुआत किए थे और उनका भरोसा भी था कि हमारा विकास जो है वो सेंटर करेगी और सेंटर के साथ हम लोग ने रहना चाहिए। इसलिए जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई के बजाय समझौते के पक्ष में आना शुरुआत हुआ था। ये मैं मानता हूँ कि वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये पूरा श्रेय जाता है ऐसी एक परिस्थिति। लेकिन मैथी, ये जो आदिवासी ट्राइब है, इनको आरक्षण के मुद्दे को लेते हुए और दूसरों को आरक्षण देते हुए जो एक बात शुरुआत हुई, उसकी अब लड़ाई ये दिखाई देती है कि हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस, ऐसा उसका रूपांतर हो चुका है। 90% वहाँ के ट्राइब जो है वो क्रिश्चियन है। मैथी ये एक ही ट्राइब है कि जो हिंदू है और सरकार के साथ में है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी और आरएसएस पर, उनकी जो विचारधारा है धर्म और ब्राह्मणवाद को लेके आगे चलने की, जो उनकी विचारधारा है, उसका ये नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से अशांत हो चुका है। ट्राइब अब एक दूसरे पर जो विश्वास रख रहा था वो अब विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ये परिस्थिति मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी बदल जाएगी। जब ये मांग हुई थी कि मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पक्ष पर न देखते हुए सेंट्रल रूल अगर लाती या सेंट्रल रूल ले आती, तो मैं समझता हूँ कि आज जो परिस्थिति हद से बाहर निकल चुकी है, शायद उस पर केंद्र सरकार काबू लाती, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सेंट्रल पर इसे भरोसा है। ऐसी एक परिस्थिति, आज जो परिस्थिति है वो परिस्थिति इतनी भयानक है कि जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये डेविड है कि जिसकी गर्दन अलग कर दी अपने शरीर से। ये एक ही व्यक्ति है नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति है कि जिनकी मणिपुर की स्थिति है। केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति काबू में लाने के लिए। हम लोग ये मांग करते हैं वहां पर कि अभी भी मणिपुर है, मिजोरम है, जहां पर ये शुरुआत हो चुकी है, नागालैंड और दूसरे जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश हो या नागालैंड हो, बाकी जो प्रदेश है जहां पर अभी भी थोड़ी शांति बची है, सेंटर का विश्वास रखने के लिए सेंट्रल रूल अगर वहां पे शुरुआत होता है तो मेरे ख्याल से परिस्थिति काबू आने में, और जो विश्वास था ट्राइब में, अपने में जो विश्वास डेवलप हो रहा था, और दूसरा ट्राइब का सेंटर पर जो विश्वास बन रहा था, मेरे ख्याल से उसको दोबारा दुरुस्त हम लोग कर सकते हैं। और इसलिए केंद्र ने इस पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो रिपोर्ट्स वहां से आ रहे हैं एथनिक क्लींजिंग के, मतलब छोटी छोटी समाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, ये जो चली है, उसका मॉडल जो है वो गुजरात 2002 के दंगों का मॉडल है। जिस तरह से गुजरात में मुसलमानों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हुई, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में ये जो क्रिश्चियन ट्राइब्स है, क्रिश्चियन ट्राइब्स पर अटैक हो रहा है, ऐसी एक परिस्थिति है। मैं दोबारा वहां पर देखता हूँ या सुनने आ रहा है कि जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप बैठे थे, अब दोबारा एक्टिव होना शुरुआत हुआ है, क्योंकि जो कैडर नहीं मिल रहा था उनको अब कैडर मिलना दोबारा शुरुआत हो चुका है। और उसी से मेरे ख्याल से मिलिट्री
मिलिट्री जो है वो चिंतित है कि यहाँ की परिस्थिति काबू या बेकाबू हो जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति है। मेरे ख्याल से तमाम भारतीयों ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आर्मी चीफ ने चौथे दिन ही कहा था कि ये कोई चाइना से मदद इनको मिलती है या ये कोई उठाव ऐसा नहीं है, ये इंटरनल प्रॉब्लम है, सरकार ने क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है और इसलिए हम लोग को सरकार से ही पूछना होगा कि भैया आपने इस प्रॉब्लम को क्यों क्रिएट किया, इस समस्या क्यों खड़ी की। और मैं समझता हूँ कि परिस्थिति और बेकाबू होते जाएगी अगर सरकार ने इस पर कोई नियंत्रण लाया नहीं। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि भीमा कोरेगांव के वक्त भी संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे सामने थे। मैं ये दोनों का नाम मैं खुद नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ के जो एसपी है, जो एसपी ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल किया था, उस एफिडेविट में दोनों का नाम था। उसके बाद जो है वो शरद पवार ने एक लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे जी को कि वह सब कागजात और दस्तावेज है, नई एसआईटी टीम गठित करके इसका पूरा जांच होना चाहिए। लेकिन लेटर तो गया, लेकिन कागजात नहीं, और कागजात न आने की वजह से एक संभाजी भिड़े पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त अगर ये कार्रवाई होती तो मैं मान के चलता कि जिस तरह से संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी पर बयान दिया हुआ है, शायद वो बयान नहीं होता। हम लोग जो है किस इशू पर राजनीति करना, किस इशू पे राजनीति ना करना, ये मेरे ख्याल से हम लोग ने सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सामाजिक इशू हो तो उस पर हम लोग राजनीति ना करें तो अच्छा है, नहीं तो एक बात मन जो है अलग अलग हो गए तो उनको जोड़ना मुश्किल हो जाती है। और यही बात मेरे ख्याल से संभाजी भिड़े के माध्यम से जो नॉन ब्राह्मणिज्म क्लास है उसमें ये बढ़ते जा रहा है। इसको मेरे ख्याल से आरएसएस बीजेपी ने शांतिपूर्वक सोचना चाहिए, ऐसा मेरा उनको सलाह है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि गट डिटेल करने की कोशिश हुई है। ये बात सही है कि एनसीपी में से अजित पवार काफी बड़े एमएलएस के साथ में बीजेपी ज्वाइन हो चुके हैं, सरकार में जा चुके हैं, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा जो है वो विकल्प के रूप में आगे आएगा या नहीं आएगा। मैं समझता हूँ कि ये बात सही नहीं है। वक्त आएगा तो मेरे ख्याल से चर्चा जो है वो दोबारा पटरी पर आप लोगों को दिखाई देगी। जहाँ तक रही बात अब उद्धव ठाकरे को जो है वो एनसीपी के साथ में उनके संबंध कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, इसको मेरे ख्याल से डिसाइड करना होगा और फिर बातचीत दोबारा शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बीआरएस जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। महाराष्ट्र में वो मदद बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है, तो हम लोग मानते हैं कि उनके यहाँ उनके साथ लेना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी तक बीआरएस से किसी को भी प्रस्ताव कुछ आया महाराष्ट्र के बाहर शरद पवार नेताओं से जाने जाते थे, मासिस में नहीं। तो राजनीति जो है शरद पवार की जो है वो महाराष्ट्र तक सीमित है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। रही बात दूसरे राज्यों की, वहाँ पर मेरे ख्याल से सक्षम नेता है, वो अपने अपने स्टेट वहाँ पर संभालते हैं।